सो हाय रिवान, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 10 रिगार्डिंग इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी सीरीज़। तो ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे जो बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन है ना, वो कंप्लीट होगा। देन हम उठाएंगे यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। एंड बहुत सारे बच्चों ने मेंशन किया था कि सर एमसीक्यूज़ भी कराइए। तो अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं तो लेक्चर के हर एक एंड में आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़। क्लियर? तो अभी जो आपका डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो ऑलरेडी आ चुका है। ऑलमोस्ट एक मंथ बचा है एग्ज़ाम के लिए। क्लियर? तो आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेल क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट मैं चाहता हूँ कि आई विल ट्राई कि आपको जल्द से जल्द वो वाले लेक्चर्स भी जल्दी प्रोवाइड करूँ। क्लियर? तो अगर आपको जनरल साइंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी इशू आ रहे हो, कहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद मी ऑन माई यूट्यूब चैनल टारगेट ब्रेन्स। वहाँ पे कंप्लीट साइंस आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम नहीं है कि आपको जो साइंस वाला पोर्शन है वो प्रोवाइड किया जाए। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता क्या है। क्लियर? लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, फिर हमने देखा था वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स। क्लियर? तो आज हम देखेंगे यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। क्लियर? तो अगर हम सॉरी, बियर कीजिएगा। क्लियर? तो देखिए, अगर हम मोस्ट सीरियस थ्रेट की बात करें जो कि बायोडाइवर्सिटी में देखा जाता है, दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। यानी कि जो मोस्ट सीरियस थ्रेट रहता है दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज का गायब होना बायोडाइवर्सिटी से, या फिर उनकी डेथ होना। क्लियर? तो ये रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर सीरियस थ्रेट। क्लियर? अब जो एक्सटिंक्शन होते हैं ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। आपसे जनरली नहीं पूछा जाएगा यहाँ से एमसीक्यू, बट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? वन इज नेचुरल एक्सटिंक्शन, देन मास एक्सटिंक्शन, देन एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। क्लियर? अगर हम मास एक्सटिंक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज होते हैं तो ये किन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेटर एडॉप्टेड स्पीशीज़ में। क्लियर? लाइक वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे। क्लियर? या फिर प्रेडेटर कंडीशंस या फिर डिफरेंट डिजीज के कारण, तो यहाँ पे नए स्पीशीज़ बनेंगे एंड ये वेल एडॉप्टेड स्पीशीज़ होंगे। क्लियर? तो ये हो गया नेचुरल एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट है मास एक्सटिंक्शन। क्लियर? तो मास एक्सटिंक्शन जो होता है ये किसके कारण होता है, इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफीज के कारण होता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि 5 मास एक्सटिंक्शंस हैव टेकन प्लेस। क्लियर? तो मास एक्सटिंक्शन में होता क्या है, आपने सुना होगा डायनासोर्स के बारे में या फिर पढ़ा होगा कहाँ पे, जियोग्राफी में। क्लियर? कि पहले अर्थ में डायनासोर्स रहते थे, फिर हुआ क्या, जो सन है, सन से डिफरेंट मेटीरॉइड्स आए। क्लियर? उन्होंने किसको हिट किया, उन्होंने हमारी अर्थ को हिट किया। फिर हुआ क्या वहाँ पे, जब इन्होंने हमारी अर्थ को हिट किया तो अर्थ का जो टेम्परेचर है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो चेंज हुई एंड ये डायनासोर्स जो है ना ये वहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो ये गायब हो गए। क्लियर? तो ये हो गया मास एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोजेनिक। तो यहाँ पे मेनली होता है ह्यूमंस के कारण। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, यहाँ पे हंटिंग करते हैं डिफरेंट एनिमल्स की, या फिर डिफरेंट प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस, या फिर जो नेचुरल एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। दिस इज एंथ्रोपोजेनिक। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे मेन रीजन्स या फिर कॉज बिहाइंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्लियर? देयर आर 4 मेजर काज। तो इनको क्या बोला जाता है, इवल कॉटेड। क्लियर? कॉटेड फॉर 4। क्लियर? यानी कि इवल कॉटेड 4 रीजन है। पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। क्लियर? यानी कि जो स्पीशीज हैं एनिमल्स के या फिर प्लांट्स के, तो उनको क्या किया हमने, उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। क्लियर? उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। क्लियर? यानी कि हमने क्या किया, फॉरेस्ट की कटिंग की, वहाँ पे जो वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप की, वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे थे तो वो वहाँ से भाग गए। क्लियर? या फिर डिफरेंट पोल्यूशन के कारण। तो ये होता है मेन रीजन, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट जो होता है इट इज़ मेन रीजन। एंड काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मेन रीजन कौन रहता है यहाँ पे। लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। देन यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस, जो कि अभी मैंने आपको मेंशन किया कि यानी कि किलिंग करते हैं डिफरेंट एनिमल्स की या फिर डिफरेंट प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं हम फॉर मेडिसिनल पर्पस।
देन इज यहाँ पे एलियन स्पीशीज यानी कि कोई एरिया था वहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्पीशीज थे, तो यहाँ पे नए स्पीशीज आए, तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया, अडॉप्ट किया, एंड वो जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज थे, इन एग्जिस्टिंग स्पीशीज की डिस्ट्रक्शन हुई या फिर डिस्ट्रॉय हुई या फिर डेथ हुई इनकी। क्लियर। लाइक वाटर हेसिंथ की अगर हम बात करें तो देखिए ये एक प्लांट है, इसको इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने नियर वाटर बॉडीज, किसके लिए, ताकि जो पोल्यूशन है ना उसको कम किया जाए। बट इनकी क्या हुई, इनकी क्लॉगिंग हुई, यानी कि ये कहीं पे एक्यूमुलेट हुए, तो उससे क्या हुआ, जहाँ पे ये एक्यूमुलेट हुए ना या फिर क्लॉगड बने, तो वहाँ पे डिफरेंट एक्वाटिक स्पीशीज की डेथ हुई या फिर एक्सटिंक्शन हुई। क्लियर। देन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, जब हमने लेक्चर 6 में शायद पढ़ा था कि डिफरेंट इकोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या होते हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म। क्लियर। एंड वहाँ पे हमने देखा था ये होता है ऑब्लिगेटरी मीनिंग अगर स्पीशीज ए एंड बी इनके बीच यहाँ पे क्या है इंटरेक्शन चल रहा है, तो अगर ए की डेथ हो जाए तो बी जो है ना इसकी अल्टीमेटली खुद ब खुद डेथ हो जाएगी, यानी कि इसी को हम बोलते थे ऑब्लिगेटरी। तो ये भी रीजन रहते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए प्रोन्यूबा वेस्क्यूलस एंड यूका, देखिए ये दो जो है ना, एक प्लांट एंड एक यहाँ पे देखिए ये स्पीशीज, तो इनके बीच जो रिलेशनशिप होती है दैट इज ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। क्लियर। तो अगर एक की यहाँ पे डेथ हो जाए, दूसरा जो है इसकी खुद ब खुद डेथ हो जाएगी। क्लियर। या फिर इसको क्या बोला जाता है, को एक्सटिंक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, अब अगर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो अब हमें क्या करना है, इसको कंजर्व करना है। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स को कंजर्व करना है, डिफरेंट एनिमल स्पीशीज को कंजर्व करना है। अब है यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स। क्लियर। कहाँ पे, कंजर्वेशन में। वन इज इन सीटू कंजर्वेशन, देन अनदर इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है। क्लियर। देखिए अगर हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है। लाइक जहाँ पे टाइगर रहता है, टाइगर को वहीं पे कंजर्व करना है, यानी कि वही एरिया में कंजर्व करना है, ना कि टाइगर को किसी और जगह ले जाना है। क्लियर। अगर हम इसको अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में या फिर नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करें तो ये क्या होगा, या फिर लाइन को अगर हम करें या फिर किसी और एनिमल को हम करें। क्लियर। तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन या ऑन साइट, यानी कि जहाँ पे स्पीशीज रह रहा है वहीं पे हमने इसको क्या किया, प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सीटू या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सीटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे क्या क्या आते हैं, हॉटस्पॉट्स आते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज में आपको क्या देखने को मिलेगा, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रोव्स। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं। एक एक करके इनको हमें पढ़ना है। तो पहला है यहाँ पे हॉटस्पॉट। जो हॉटस्पॉट है ना, इनको किसने डिफाइन किया था, नॉर्मन मेयर्स ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कब, 1988 में। अब कोई जो एरिया होता है, कोई एरिया, क्लियर, देखिए कोई एरिया, इसको कब हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है, तो तीन चीज़ें देखी जाती है। वन इज हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। अगर इस एरिया में हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है, स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफाइन किया था, स्पीशीज नंबर। क्लियर। तो अगर यहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है, देन हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म मतलब वहाँ पे जो स्पीशीज है ना, ये आपको वहीं इसी एरिया में मिलेगा, उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा। क्लियर। तो ये कहलाता है एंडेमिज्म, यानी कि हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, यानी कि उस एरिया में वो स्पीशीज वही एरिया में मिलेगा, तो ये एरिया को हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर अगर इस एरिया में जो हैबिटेट लॉस हो रहा है ना, ये हाईली लेवल या फिर हाई लेवल पे हो रहा है या फिर एक्सेलरेटेड लेवल पे हो रहा है, तब जाके हम किसी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, हॉटस्पॉट। देखिए हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, लाइक जो लाइन है ना, ये आपको खाली कहाँ पे मिलेगा, ये आपको गिर फॉरेस्ट में मिलेगा, गुजरात में। क्लियर। तो हम बोलेंगे जो गिर वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे लाइन की क्या है, हाई एंडेमिज्म। क्लियर। देन अकॉर्डिंग टू मेयर्स 2000 एडिशन बुक, तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया रखी गई है कि जो एरिया है ना वहाँ पे क्या होने चाहिए, वहाँ पे एटलीस्ट 0.5% स्पीशीज या फिर 1500 स्पीशीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स होने चाहिए। क्लियर। एंडेमिक्स होने चाहिए। अब वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं ना, इनमें वेल डिफाइंड कंडक्टिंग सिस्टम होता है, लाइक फ्लोएम एंड जाइलम। क्लियर। देन
अगर इस एरिया में जो वेजिटेशन लॉस हुई है दैट इज एट लीस्ट 70%, यानी कि एट लीस्ट 70% वेजिटेशन वहाँ पे लॉस हुई है, तब जाकर वो एरिया को हम बोलेंगे कि ये है हॉटस्पॉट। क्लियर? तो ये 3 चीज़ें क्लियर याद रखिए, एंड ये 2 चीज़ें किसने मेंशन की थी? नॉर्मन मेयर्स ने। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में आपको कितनी हॉटस्पॉट्स देखने को मिलेंगी? 36। क्लियर? एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी 4, एंड इनको आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि इनको डायरेक्ट पूछा जाता है डिफरेंट पेपर्स में। क्लियर? फर्स्ट इज यहाँ पे दी हिमालयंस, देन यहाँ पे इंडो बर्मा, देन वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका वाला पोर्शन, देन सुंदरलैंड्स यहाँ पे, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला पोर्शन। क्लियर? अब कुछ वर्ल्ड में हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स होते हैं। क्लियर? अगर हम हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये आपको 8 मिलेंगे। तो इनके नेम्स जो है ना ये भी यहाँ पे याद रखिएगा। एंड वर्ल्ड में कितने? 36, एंड इंडिया के जो 4 हैं ना इनको आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज की। क्लियर? तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं ना, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आता है? यहाँ पे नेशनल पार्क्स आती हैं, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। क्लियर? बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, सीक्रेट ग्रोव्स आते हैं। बट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत डिफाइन किया गया है। क्लियर? अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? एंड मेनली जो इनको डिफाइन करती है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए जाए कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कौन इनको डिफाइन करता है, तो आपका ऑप्शन 1 कौन रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू 2003 अमेंडमेंट कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व बने। क्लियर? तो कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व कब बने? ये 2003 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बने। क्लियर? अब एक एक करके यहाँ पे हमें देखना है नेशनल पार्क्स क्या होती हैं, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें तो ये मेनली किन की प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं? फ्लोरा एंड फौना। क्लियर? यानी कि बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइफ के लिए। क्लियर? एंड इनको मेंटेन किया जाता है किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल यूज के लिए भी। क्लियर? एंड मेनली इनको कौन डिफाइन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए यहाँ पे मैंने 1 रखा है क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी डिफाइन करती है, बट मेनली किन का रोल रहता है? मेनली स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता है। क्लियर? एंड अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, यहाँ पे नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है ना उनको यहाँ पे परमिट नहीं किया जाता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है कहाँ पे? नेशनल पार्क्स को। एंड जब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो वहाँ पे अलाउ की जाती है। क्लियर? अब ये डेटा आपको याद रखना है। क्लियर? इंडिया में 2021 के एंड पे कितनी नेशनल पार्क्स थी? 106, एंड कहीं पे आपको देखने को मिलेंगी 105। तो ये कंट्रोवर्शियल है, तो अभी हम समझेंगे यहाँ पे। क्लियर? देन ये डेटा आपको याद रखना है कि फर्स्ट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर? कब बनी? 1936 में। पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था पहले हैली नेशनल पार्क। क्लियर? लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिलेगी? लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपको हेमिस नेशनल पार्क में मिलेगी। क्लियर? यानी कि कहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क मिलेगी? कहाँ पे? लद्दाख में। क्लियर? यानी कि जे&के यूटी में नहीं। क्लियर? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगी? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क आपको मिलेगी। ये है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। एंड फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इक्विप्ड विथ सैटेलाइट फोन्स दैट इज काजीरंगा। कहाँ पे? आसाम में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड ये है टोटल 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। क्लियर? 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। एंड ये 2 जो है ना ये है लेटेस्ट एडिशन। क्लियर? रेमोना नेशनल पार्क एंड देहंग पाटक नेशनल पार्क। क्लियर? इनको आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में। क्लियर? ये है न्यू एडिशन। क्लियर? एंड अगर हम जे&के की बात करें तो जे&के में आपको 4 नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगी, सलीम अली, दाशिगाम, काजीना, किश्तवाड़। बट अगर आप देखें जो यूटी ऑफ जे&के डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला एरिया जो डिपार्टमेंट है या फिर साइट है, जब इनकी साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सलीम अली नेशनल पार्क नहीं मिलेगी। वहाँ पे इन्होंने खाली मेंशन किया है कि जे&के में खाली 3 नेशनल पार्क्स है, दाशिगाम, काजीना, किश्तवाड़। तो
अगर हम 106 वाला नंबर देखें तो ये 106 किसको इंक्लूड करके मेंशन किया गया है विकीपीडिया में, तो ये किया गया है सलीम अली को। तो विदाउट सलीम अली हम बोलेंगे फिर कितनी है 105। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये है जो JNK का यूटी वाला डिपार्टमेंट है, किसका वाइल्ड लाइफ वाला डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि 3 नेशनल पार्क्स ओनली मेंशनड इन JNK। क्लियर। JNK यूटी, दाशीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ एंड काजीनाग नेशनल पार्क। सलीम अली को ये कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ये होता है कोई एरिया जहाँ पे एनिमल हैबिटेट्स या फिर उनकी सराउंडिंग को हम प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। क्लियर। इनको भी मेनली कौन डिफाइन करता है? स्टेट गवर्नमेंट नंबर 1 पे, फिर आएगा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा नंबर 1। क्लियर। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, इनको क्लासीफाई किया गया है अंडर IUCN कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये पॉइंट भी याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या होती है मेनली किनके बीच? नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच। जो प्रोटेक्शन है ना, ये ज़्यादा कहाँ पे दी जाती है? ये ज़्यादा दी जाती है नेशनल पार्क्स में। यानी कि नेशनल पार्क्स में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, इनको क्या किया जाता है? इनको प्रोहिबिट किया जाता है। एंड इस साइड में देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे सर्टन एक्टिविटीज़ अलाउ की जाती है, लाइक ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक जो होता है वो यहाँ पे अलाउ किया जाता है, ग्रेजिंग वगैरह। क्लियर। अब जो स्पीशीज़ होते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, ये क्रिएट की जाती है किन के लिए? पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए। बट नेशनल पार्क्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए ये क्रिएट नहीं की जाती है। क्लियर। अब बाउंड्री की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क्स में आपको फिक्स्ड बाउंड्री मिलेगी, एंड इनमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, यहाँ पे आपको नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्री लाइंस मिलेंगी। क्लियर। जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो यूजुअली नेशनल पार्क्स में आपको जनरल पब्लिक अलाउ नहीं किया जाता है, कभी कभार फॉर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह। क्लियर। एंड यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ना, यहाँ पे ओपन किया जाता है, बट डिस्ट्रक्शन नहीं करनी है। क्लियर। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिलेंगी। क्लियर। 566 नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिलेंगी। एंड अगर हम JNK की बात करें अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको 13 मिलेंगी। क्लियर। एंड इनके नेम्स जो है ना, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। क्लियर। कहाँ पे? JNK में। क्लियर। एंड साथ ही में किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं, तो ये भी साथ ही में याद रखिएगा। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होते हैं मल्टीपर्पज एरिया। क्लियर। मल्टीपर्पज क्यों? क्योंकि एक तो ये कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को, देन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स जो होते हैं उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ये कंजर्व करते हैं, देन उनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं ना, उनको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। कौन? बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्लियर। एंड मेनली ये जो एरियाज होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये किनकी प्रिजर्विंग के लिए होते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी की प्रिजर्विंग के लिए होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि बायोस्फीयर रिजर्व किनकी प्रिजर्वेशन के लिए होते हैं? दैट इज फॉर प्रिजर्विंग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर। अब जो बायोस्फीयर जोन होता है, यहाँ पे 3 डिफरेंट जोन्स होते हैं हर एक बायोस्फीयर में, तो यहाँ पे हम देखते हैं। क्लियर। देखिए ये है कोई यहाँ पे ये वाला जोन, ये है यहाँ पे एक और जोन, एंड ये है एक और जोन। तो ये कोर वाला जोन जो होता है ना, ये है बायोस्फीयर। क्लियर। इसको डिवाइड किया जाता है 3 डिफरेंट जोन्स में। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं कोर जोन। क्या बोलते हैं? कोर जोन। देन ये जो जोन होता है, क्लियर, इसको हम बोलते हैं बफर जोन। क्या बोलते हैं हम? बफर जोन। अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसको हम बोलते हैं बफर जोन। एंड ये जो बाहर वाला जोन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिर ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन जोन। अब कोर जोन जो होता है, यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड, यानी कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, यानी कि नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड। कहाँ पे? कोर जोन में। क्लियर। कोर जोन क्या होता है? जहाँ पे हम जो
प्लांट्स है या फिर एनिमल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किनको, स्पेशली जो थ्रेटनड स्पीशीज होते हैं उनको हम कहाँ पे कंजर्व करते हैं, कोर जोन में। तो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी। अगर हम बफर जोन की बात करें तो बफर जोन में यहाँ पे लिमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउ होंगी, लाइक साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर फिशिंग, ग्रेजिंग वगैरह, तो वो अलाउ होंगी कहाँ पे, बफर जोन में। क्लियर। बट कोर जोन में नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड। देन अगर हम ट्रांजिशन जोन की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ना वो अलाउ की जाती हैं, बट विदाउट डिग्रेडेशन। याद रखिएगा, बट विदाउट डिग्रेडेशन, यानी कि डिस्ट्रक्शन नहीं करनी है। क्लियर। अगर हम कलेक्टिवली बात करें किन की, नेशनल पार्क्स की या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की या फिर कंजर्वेशन रिजर्व्स की या फिर कम्युनिटी रिजर्व्स की, तो इनको कलेक्टिविटी हम क्या बोलते हैं, इनको कलेक्टिविटी हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। किनको, नेशनल पार्क्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, कंजर्वेशन रिजर्व्स या फिर कम्युनिटी रिजर्व्स। क्लियर। तो इनको क्या बोला जाता है, इन्हीं को हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करते हैं इनको। क्लियर। अब देखिए, अब किसी जोन को कैसे डिक्लेयर किया जाएगा कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो लेट यहाँ पे है कोई लोकेशन, लेट ये है कोई लोकेशन यहाँ पे। तो ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे फर्स्टली जो इंडियन गवर्नमेंट है ये इसको आइडेंटिफाई करेगी कि क्या ये लोकेशन बायोस्फीयर रिजर्व जोन बनना चाहिए या फिर बायोस्फीयर रिजर्व पोर्शन बनना चाहिए या फिर नहीं। पहले इसको इंडिया देखेगा, यानी कि हमारी गवर्नमेंट देखेगी, फिर यहाँ पे इसको यूनेस्को जो है ना वो चेक करेगा कि क्या हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व और नॉट। क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना इनको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय ए प्रोग्राम कॉल्ड मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, MAB। क्लियर। ताकि प्रमोट किसको किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। एंड कौन करता है, यूनेस्को करता है। क्लियर। एंड स्टार्टिंग कब हुई थी या फिर इनिशिएशन कब हुई थी, 1971 में इसकी। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में आपको टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स मिलेंगे। क्लियर। 18 मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। एंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार। एंड स्मॉलेस्ट की बात करें दैट इज पन्ना। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया जो कि रेड में आपको दिख रहे हैं। इनका नाम आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। अभी जो मैंने आपको मेंशन किया कि किसी एरिया को हम कैसे डिक्लेयर करें, ये है बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखा जाता है दैट इज मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया। देन एरिया हैविंग रियर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि अगर आपको रियर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पे मिलेंगे। देन कोर शुड रिप्रेजेंट प्रॉपर एंड ऑल ट्रॉपिक लेवल्स, यानी कि इस कोर में आपको हर एक ट्रॉपिक लेवल मिलनी चाहिए। फिर इस एरिया को क्या किया जाता है, डिक्लेयर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। क्लियर। तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ तक एंड हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। अब कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व जो है ना ये कब आए, ये आए अंडर अमेंडमेंट 2003 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स कब आए थे, 1972 में। क्लियर। अब ये क्या होते हैं, ये एक्ट करते हैं एज बफर जोन किनके बीच, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना जो आपको ऑलरेडी मिलेंगी, तो उनके बीच ये क्या एक्ट करते हैं, बफर जोन। लेट ये है कोई नेशनल पार्क यहाँ पे, ये है कोई नेशनल पार्क यहाँ पे या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे। अगर इन्हीं को हम क्या करें, आउटसाइड प्रोटेक्शन दें, क्या दें, आउटसाइड प्रोटेक्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है ना यही कहलाता है कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। तो ये क्या एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज बफर जोन किनको प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। क्लियर। अब देखिए, अगर ये जो जोन है ना, अगर ये गवर्नमेंट ओनर्ड है, यानी कि अगर इसको कौन ओन कर रहा है, यानी कि इसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट, तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे कंजर्वेशन रिजर्व। क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व। अगर इसी रीजन को, ये जो बफर जोन है, क्लियर, अगर इसी रीजन को कोई प्राइवेट बंदा या फिर कोई प्राइवेट पार्टी
यहाँ पे ओन करती है, तो इसको बोला जाता है कम्युनिटी रिजर्व। क्या बोला जाता है? कम्युनिटी रिजर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं बफर जोन्स। किन के अराउंड? तो ये होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अराउंड। अगर ये गवर्नमेंट ओनर्ड लैंड होगा तो इसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन रिजर्व। अगर ये प्राइवेटली ओनर्ड लैंड होगा इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी रिजर्व। एंड ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना, इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? IUCN कैटेगरी 5, एंड कम्युनिटी रिजर्व को रखा गया है IUCN कैटेगरी 6। क्लियर? लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे टर्म आई है रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इनको भी हम समझते हैं क्योंकि कभी कभार इनको भी पूछा जाता है। क्लियर? रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये पहले डिफाइन किए जाते थे। कब? अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, यानी कि बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या क्या डिफाइन था? एक तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिफाइन थे, देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिफाइन थे। कहाँ पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट में। क्लियर? अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होते थे? रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो होते थे ये प्रोड्यूस करते थे कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर, लाइक देवदार हो गया, सैल हो गया। तो ये जो कमर्शियल इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फॉरेस्ट जहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट टिम्बर मिलता था, स्पेशली फ्रॉम देवदार एंड साल, तो इनको बोला जाता था रिजर्व्ड फॉरेस्ट। एंड यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट थे ना, यहाँ पे ग्रेजिंग अलाउ नहीं थी। क्लियर? अब जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे तो यहाँ पे इनको मिलता था नॉन कमर्शियल वुड, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वुड जो था वो नहीं मिलता था। एंड जिन एरिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वुड नहीं मिल रहा था इनको इन्होंने क्या बोला? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्लियर? अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया? अलाउ किया डिफरेंट यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। क्लियर? बट विथ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि जो रिजर्व फॉरेस्ट थे ये इंपॉर्टेंट थे क्योंकि यहाँ से इनको वैल्यूएबल चीज़ें मिल रही थी। क्लियर? एंड जो प्रोटेक्टेड थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। एंड ये कब डिफाइन थे? ये डिफाइन थे अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, बिफोर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये भी याद रखिएगा कि कभी कभार पूछा जाएगा कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्रेड फॉरेस्ट एंड डिक्स या फिर सेक्रेड ग्रूव्स। अब ये क्या होते हैं? ये भी आते हैं कहाँ पे? इन सिटू कंजर्वेशन में। अब देखिए, तो ये भी है इन सिटू कंजर्वेशन मेथड। तो देखिए सेक्रेड ग्रोव्स या फिर सेक्रेड फॉरेस्ट, तो यहाँ पे आई है टर्म सेक्रेड। क्लियर? तो ये होते हैं कुछ फॉरेस्ट पैच जो कि अराउंड होते हैं किनके? प्लेसेस ऑफ वर्शिप। क्या होते हैं? प्लेस ऑफ वर्शिप। एंड इनको कौन हेल्ड या फिर इनको कौन प्रोटेक्ट करते हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये जो जंगल है या फिर ये जो जंगल का कोई पर्टिकुलर एरिया है ये है पवित्र एरिया। क्लियर? ये है पवित्र एरिया। ये क्या करते हैं यहाँ पे? ये यहाँ पे वर्शिप वगैरह करते हैं। एंड ये बोलते हैं यहाँ से एक भी दरख्त जो है, एक दरख्त का पत्ता भी आप नहीं हिला सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये पाक फॉरेस्ट है। यहाँ पे हम इबादत करते हैं, यहाँ पे जो ट्रीज है ना ये भगवान ने लगाए हैं वगैरह वगैरह। तो यही कॉन्सेप्ट रहता है कहाँ पे? सेक्रेड फॉरेस्ट में। क्लियर? एंड इनकी स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे कंजर्वेशन में? तो ये कंजर्व करते हैं किनको? रियर एंड थ्रेटनड स्पीशीज को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, याद रखिएगा। क्लियर? एग्जाम्पल इज अरावली, कहाँ पे? राजस्थान में, या फिर वेस्टर्न घाट रीजन्स कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में, वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट्स हैं जो कि हैं क्या? सेक्रेड ग्रूव। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इन सिटू में हमने देखा था जो नेचुरल हैबिटेट था, नेचुरल हैबिटेट किसी भी एनिमल का, तो वहीं पे हम प्रोटेक्ट कर रहे थे। यानी कि अगर यहाँ पे कोई एनिमल है ये वाले एरिया में, ये इसका हैबिटेट है जहाँ पे ये मूव शू कर रहा है या फिर अपनी लाइफ को यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, तो यहीं पे हमें क्या करना था? इसको प्रोटेक्ट करना था। अब अगर हम इसको किसी और जगह ले जाएं तो वो कहलाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, एंड वहाँ पे हम इसको क्या करें? बचाएं। क्लियर? तो ये किस कैटेगरी में आता है? इट कम्स अंदर एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या इंक्लूड है? तो नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे वन इज ऑफ साइट कलेक्शन, ये इंक्लूड है। देन यहाँ पे जीन बैंक्स इंक्लूड हैं कहाँ पे? एक्स सिटू कंजर्वेशन में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन बैंक्स क्या है? एन इन सिटू एक्स सिटू, तो एक्स सिटू। ऑफ साइट कलेक्शन क्या है? इन सिटू एक्स सिटू, तो यहाँ पे एक्स सिटू। अब ऑफ साइड कलेक्शन में आपको क्या क्या आएगा? यहाँ पे आपको डिफरेंट बॉटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी, एर्बोरिटा, तो ये किस कैटेगरीज में आते हैं? अगर यहाँ पे हम प्रोटेक्ट करें किनको? डिफरेंट स्पीशीज को, तो इनको बोलेंगे हम एक्स सिटू कंजर्वेशन या फिर ऑफ साइड कलेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे जीन बैंक्स।
अब जीन बैंक क्या होते हैं? ये होते हैं इंस्टीट्यूट जो कि मेंटेन करते हैं किसको? डिफरेंट सीड बैंक्स को, या फिर ऑर्चार्ड्स को, या फिर टिश्यू कल्चर, या फिर क्राइटो प्रिजर्वेशन। क्लियर? अब होता क्या है यहाँ पे, देखिए ये है टिश्यू कल्चर, यहाँ पे ये है यहाँ पे क्राइटो प्रिजर्वेशन। अब होता क्या है यहाँ पे, जो सेल्स होती हैं, सेल्स या फिर टिश्यूज होते हैं, या फिर ऑर्गन्स होते हैं, या फिर बॉडी, कभी कभार फुल बॉडी, इनको क्या किया जाता है? इनको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियली इनको क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? जीन बैंक्स में। क्लियर? एंड किस में आते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन में। अब क्राइटो प्रिजर्वेशन जो है ना, ये है एडवांस्ड मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। एंड यहाँ पे कंजर्व करने के लिए जो गैस यूज की जाती है दैट इज नाइट्रोजन गैस। काफ़ी बार पूछा जा चुका है डिफरेंट पेपर्स में। तो ऑफसाइड कलेक्शन में हमने देखा बॉटनिकल गार्डन, zoological पार्क्स वगैरह। देन जीन बैंक्स में हमने देखे सीड बैंक, ऑर्चर्ड, टिश्यू कल्चर, क्राइटो प्रिजर्वेशन। तो ये आते हैं किसमें? एक्स सिटू कंजर्वेशन में। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की जो कि आपसे पूछे जाएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर तो कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में, यानी कि टाइगर बचाओ। कहाँ पे? कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अब अगर हम इंडिया की बात करें, टोटल आपको कितनी टाइगर रिजर्व्स मिलेंगी? 52। क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया 53 है, बट जो इंडियन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वहाँ पे खाली 52 को मेंशन किया गया है। एंड ये है लेटेस्ट 3 यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स। क्लियर? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, दैट इज नाग अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये डेटा लिया है डायरेक्टली फ्रॉम इंडियन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने कितने को मेंशन किया है? 52 को मेंशन किया है टाइगर रिजर्व्स को। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कुछ। प्रोजेक्ट गिर कब इनिशिएट हुआ था? 1972 में। तो गिर फॉरेस्ट जो है इसको बोला जाता है होम ऑफ एशियाटिक लाइन, क्योंकि एशियाटिक लाइन गुजरात, गिर जो कि गुजरात में है, तो यहीं पे आपको एशियाटिक लाइन मिलेगा। प्रोजेक्ट राइनो कब? 1987 में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर? यहाँ पे आपको मिलेगा वन हॉर्नड राइनो। कहाँ पे? मेनली काजीरंगा नेशनल पार्क में, मनास एंड जल्दपारा सेंचुरी। तो इनमें आपको क्या मिलेगा? वन हॉर्नड राइनो मिलेगा। प्रोजेक्ट हांगुल कब? 1972 में। कहाँ पे? दाशीगाम नेशनल पार्क में। क्लियर? हांगुल बचाओ। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। प्रोजेक्ट वल्चर 2006। देन प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब? 2006 में। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे IUCN एंड रेड डेटा बुक की। अब IUCN क्या होती है? इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड इसको हम ऑफिशियली क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। अब ये क्या होता है? ये है एक नेटवर्क इनका डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? एंड इसको पहले बोला जाता था WCUB, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। कब? 1992 से 2008 तक भी बोला जाता था। क्लियर? अब ये इसके जो वर्किंग फील्ड है दैट इज 2। क्या क्या फील्ड है? नेचर कंजर्वेशन पहला फील्ड इसका। देन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि नेचर कंजर्वेशन करना। देन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स है ना उनको कंजर्वेशन, उनकी कंजर्वेशन करना। क्लियर? अब इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? तो वो हुई थी 1948। क्लियर? कब? 5 अक्टूबर। क्लियर? कहाँ पे? फोंटेनब्लेउ फ्रांस में। इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको स्विट्जरलैंड में। क्लियर? एंड यही IUCN जो है ये क्या मेंटेन करता है? रेड डेटा बुक। क्लियर? किसको मेंटेन करता है? रेड डेटा बुक। तो ये चीज़ें याद रखिए। अब रेड डेटा बुक क्या है? ये एक बुक है जो कि जनरली क्रिएट की गई है या फिर बनाई गई है फॉर रिकॉर्डिंग इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीशीज। क्लियर? यानी कि स्पेशली वो स्पीशीज जो कि क्या है? जो कि खतरे में है। क्लियर? उनके लिए। एंड इसको मेंटेन कौन करता है? इसको IUCN मेंटेन करता है। अब इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस मिलेंगे, पिंक पेजेस एंड ग्रीन पेजेस। क्लियर? अगर हम यहाँ पे पिंक पेजेस की बात करें तो जो पिंक पेजेस इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे तो वहाँ वो क्या इंडिकेट करेगा? उन पिंक पेजेस पे जो नेम्स होंगे तो वो किन के होंगे? वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के होंगे। एंड ग्रीन पेजेस में क्या होंगे? तो वहाँ पे होंगे फॉर्मली इंडेंजर्ड, यानी कि फॉर्मली इंडेंजर्ड थे बट इन्होंने क्या किया है? अब इन्होंने रिकवर किया है। क्लियर? तो ये हो गए ग्रीन स्पीशीज। ऊपर क्या हो गए? यहाँ पे पिंक पेजेस में यहाँ पे पिंक स्पीशीज, यहाँ पे ग्रीन पेजेस में ग्रीन स्पीशीज।
अब पर्पस क्या है प्रेपरेशन किसका, रेड लिस्ट का, यानी कि रेड लिस्ट बनाने का। यहाँ पे पर्पस क्या है, तो देखिए ये क्या है, प्रोवाइड अवेयरनेस टू डिग्री टू द डिग्री ऑफ थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में कितना खतरा है अभी के टाइम, यानी कि किन स्पीशीज़ को खतरा है, तो ये हमें क्या करता है, अवेयर करता है। क्लियर। एंड साथ ही में यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करता है, ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइड करता है किसके रिगार्डिंग, अबाउट ऑलरेडी डिक्लाइनेड बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ पे हम इंडेक्स देखते हैं, यानी कि डिफरेंट नंबर्स देखें, फिर हम उन नंबर से ये देखते हैं कि अगर जो किसी कोई स्पीशीज़ है, क्लियर, तो अगर इंडेक्स में हम देखें, कोई इंडेक्स दिया गया है, तो अगर इंडेक्स में उसका नंबर अच्छा है तो हमें पता चलेगा कि इसकी कंजर्वेशन हो रही है या फिर इसकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो रही है। अगर उसका नंबर डाउन है तो वहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि जो ये जो स्पीशीज़ हैं ये खतरे में है। क्लियर। एंड साथ ही में ये क्या करता है, कौन यहाँ पे रेड डेटा बुक की प्रेपरेशन किस में हेल्प करती है हमें, तो ये किस में हेल्प करती है, ताकि कुछ स्पीशीज़ जो हैं जो कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं उनको क्या किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो मेनली यहाँ पे क्या रहता है इस बुक में, मेनली या फिर मेन एम क्या रहता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। क्लियर। तो जो IUCN है ना, इसने क्या किए हैं, इसने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए हैं 9 रेड लिस्ट कैटेगरीज किनके, डिफरेंट स्पीशीज के। तो देखिए, one is not evaluated, then data sufficient, then least concerned, near threatened, then यहाँ पे vulnerable, endangered, then critically endangered। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, थ्रेटनड की कैटेगरी में। तो थ्रेटनड की कैटेगरी में आपको vulnerable, endangered एंड critically endangered मिलेंगे। क्लियर। देन आपको यहाँ पे मिलेंगे एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए, जितना हम ऊपर जा रहे हैं, क्लियर, ये वाली कैटेगरीज में, यानी कि जितना हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जो एक्सटिंक्शन रिस्क है ना वो इंक्रीज हो रही है। यानी कि जितना आप ऊपर जाएंगे फ्रॉम नॉन इवोल्वेटेड टू कहाँ पे, एक्सटिंक्ट पे, तो जो रिस्क है ना वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लीस्ट रिस्क है। क्लियर। यहाँ पे जितना आप नीचे आएंगे, जितना आप ऊपर जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है कि ये स्पीशीज गायब हो जाए या फिर एक्सटिंक्ट हो जाए। क्लियर। तो थ्रेटनड की कैटेगरी में आपको 3 मिलेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। अब देखिए, जो थ्रेटनड कैटेगरी होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अब थ्रेटनड कैटेगरी में, क्लियर, यानी कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज आती हैं, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। अब किन स्पीशीज़ को यहाँ पे रखें एंड कैसे रखें, तो इसके लिए क्राइटेरिया होती है, यानी कि स्पीशीज़ को हम किस कैटेगरी में रखें, थ्रेटनड कैटेगरीज में। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होती है जिनको फॉलो किया जाता है। पहला है यहाँ पे पॉपुलेशन रिडक्शन। क्लियर। यानी कि अगर किसी स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है ना वो काफ़ी कम है या फिर उसमें रिडक्शन देखा गया है, क्लियर, यानी कि कुछ पिछले सालों में 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 10 ईयर्स, अगर वहाँ पे इसमें रिडक्शन देखी गई है। क्लियर। तो पहला पॉइंट, तो इस स्पीशीज़ को कहाँ पे रखा जाएगा, थ्रेटनड कैटेगरी में। या फिर रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रेंज, रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रेंज, लेट इनिशियली कोई एनिमल था तो इनिशियली इसका जो एरिया था वो इतना था, रेंज। अब डिस्ट्रक्शन के कारण या फिर डिफरेंट इन्वायरमेंटल फिनोमिना के कारण अब इसका जो रेंज है ना वो फाइनली इतना रहा है, यानी कि ये अब इतने ही एरिया में रहा है। क्लियर। तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिक रेंज, यानी कि जो इसका रेंज है ना अगर ये रिस्ट्रिक्ट हुआ है। क्लियर। तो ये स्पीशीज़ जो है ना इसको भी कहाँ पे रखा जाएगा, थ्रेटनड कैटेगरी में। या फिर स्मॉल पॉपुलेशन एंड साइज एंड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, या फिर वेरी स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन साइज या फिर नंबर अगर इनका जो है वो कम हो रहा है। क्लियर। उनका जो नंबर है वो कम हो रहा था, कम हो रहा है। क्लियर। पहला क्या था, पॉपुलेशन रिडक्शन। क्लियर। यानी कि अगर कोई स्पीशीज है ना इसकी जो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल है वो काफ़ी कम है, रिप्रोडक्शन पोटेंशियल काफ़ी कम है, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स या फिर आफ्टर 15 ईयर्स ये क्या कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर इसके स्पीशीज़ कम है ना तो इनको कहाँ पे रखा जाएगा, थ्रेटनड कैटेगरीज में। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। फिर यहाँ पे डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है या फिर प्रोबेबिलिटी ली जाती है। फिर उस प्रोबेबिलिटी के कारण अगर उस कैटेगरी में फॉल करता है, जो कि हम आगे देखेंगे। क्लियर। लाइक हम बोलेंगे अगर खतरा है ग्रेटर और इक्वल टू 50%, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो इसको हम रखेंगे कहाँ पे, थ्रेटनड कैटेगरी में। तो ये चीज़ें देखी जाती है।
नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमने 9 डिफरेंट कैटेगरीज देखी, तो इनकी डेफिनेशन यहाँ पे पेपर में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है कभी कभार। तो देखिए एक्सटिंक्ट किन को हम बोलते हैं। देयर इज नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल इन द टैक्सॉन, टैक्सॉन किसको हम बोलते हैं, ए स्पीशीज। ये टैक्सॉन क्या होगा, या तो एक स्पीशीज होगा या फिर एक ग्रुप होगा या फिर ग्रुप ऑफ स्पीशीज होगा। क्लियर, हैज डाइड यानी कि जो लास्ट स्पीशीज था या फिर ग्रुप ऑफ स्पीशीज था ये गायब हो गए हैं। क्लियर, यानी कि इनके नेचुरल हैबिटेट में इनको नहीं देखा गया है। क्लियर, कितने टाइम तक, लास्ट 50 ईयर्स, यानी कि कोई एनिमल है या फिर कोई स्पीशीज है लास्ट 50 ईयर से ये अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं दिखा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट, यानी कि ये गायब हो चुका है या फिर मर गया है फॉर एवर। लाइक तस्मीनियन टाइगर, क्लियर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे बट इनकी क्या हुई, एक्सटिंक्शन हुई, अब ये आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। क्लियर, द ओनली लिविंग इंडिविजुअल इन द टैक्सॉन आर लिविंग इन कैपेटिविटी और वायर बोर्न इन कैपेटिविटी। या फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड क्या होता है यहाँ पे, देखिए नॉट नाउ फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट, यानी कि नेचुरल हैबिटेट में ये जो एनिमल है या फिर ये जो स्पीशीज है ये आपको नहीं मिलेगा। जू में तो आपको मिलेगा बट अपने नेचुरल हैबिटेट में ये एनिमल जो है ना ये अब आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के स्पीशीज को हम कहाँ पे रखेंगे, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट में अगर टोटली गायब हो चुका है फ्रॉम अर्थ। क्लियर, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड अगर नेचुरल हैबिटेट में गायब हुआ है बट जू वगैरह में अभी भी अवेलेबल है या फिर बॉटनिकल गार्डन वगैरह में। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्लियर, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये हमने देखा ये 3 जो है ना ये किस कैटेगरी में आते हैं, थ्रेटनर। क्लियर, थ्रेटनर में क्या क्या आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। क्लियर, क्योंकि ये 3 जो है ना ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड, evidence shows that the taxon has an extremely high risk of extinction in the wild, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरा है कहाँ पे, इसके नेचुरल हैबिटेट में। क्लियर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरा है कि ज़्यादा चांस है कि ये गायब हो जाए। एग्जांपल है यहाँ पे कश्मीरी स्टैग, इंडियन वल्चर, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कुछ लिए हैं जो कि काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड में क्या है यहाँ पे, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, यानी कि वाइल्ड में या फिर इनके नेचुरल हैबिटेट में इनकी क्या है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। क्लियर, तो ये क्या रहता है, इंडेंजर्ड, लाइक बंगाल टाइगर, रेड पैंडा, एशियाटिक वाइल्ड ऑक्स, ब्लू व्हेल, एशियाटिक लायन, नीलगिरी थार, इंडियन एलिफेंट, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वल्नरेबल। तो यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे भी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड है। क्लियर, किसको, यहाँ पे ये जो स्पीशीज है कहाँ पे, वल्नरेबल में। क्लियर, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना ही रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि बट अगर हम वल्नरेबल में देखें तो इनकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है किनकी स्पीशीज की, दैट इज सफिशेंट, बट नियर फ्यूचर हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। क्लियर, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, वल्नरेबल। एग्जांपल है यहाँ पे स्नो लेपर्ड। क्लियर, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कश्मीरी स्टैग, इंडियन वल्चर, इंडेंजर्ड में ये कैटेगरीज आएंगे एंड वल्नरेबल में आपको ये दिखेंगे। क्लियर, अब देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, इनको हम एक और तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड किसको हम बोलेंगे, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज्ड इज ग्रेटर देन 90% इन लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि जो स्पीशीज है ना उनकी पॉपुलेशन में जो डिक्रीज देखा गया है दैट इज मोर देन 90%, लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 90% स्पीशीज जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं या फिर गायब हुए हैं, तो इनको हम बोलेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। या फिर नंबर ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल वो जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर, अगर इनका नंबर है लेस देन 50। क्लियर, या फिर ये, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि कितने चांस हैं या फिर कितना चांस है कि इनकी एक्सटिंक्शन हो जाए, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 50% इन लास्ट 10 ईयर्स, तो इनको क्या हम बोलते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडेंजर्ड। तो इंडेंजर्ड में देखिए अगर पॉपुलेशन डिक्रीज जो कि देखी गई है दैट इज 70 to 90%, या फिर इनका जो नंबर है मैच्योर इंडिविजुअल्स का दैट इज लेस देन 250, या फिर
प्रोबेबिलिटी या फिर चांस है कि ग्रेटर और इक्वल टू 20% कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए या गायब हो जाए फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, तो ये कहलाएंगे इंडेंजर्ड। वल्नरेबल किनको हम बोलेंगे, पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन, अगर इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज देखी गई है 50 to 70%, या फिर इनका नंबर है लेस देन 10,000 यहाँ पे, यानी कि 10,000 स्पीशीज के नीचे है, क्लियर। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इज ग्रेटर और इक्वल टू 10% इन लास्ट 100 ईयर्स, तो इनको हम बोलते हैं वल्नरेबल। तो ये कैटेगरीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नियर थ्रेटनड। नियर थ्रेटनड क्या होते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है या फिर इंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल नहीं है, बट लाइकली इन नियर फ्यूचर ये इन कैटेगरीज में आ सकते हैं, तो इनका भी ध्यान रखा जाता है। देन है यहाँ पे लीस्ट कंसर्न, यानी कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे डेटा सफिशिएंट, यानी कि डेटा अवेलेबल नहीं है। देन नॉट इवॉल्वर्ड, तो ये भी याद रखिएगा, क्लियर। मेन है बट थ्रेटनड स्पीशीज एंड नियर थ्रेटनड। अब कुछ इंटरनेशनल एफर्ट किए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। पहला है यहाँ पे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, क्लियर। इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइट्स, क्लियर, CITES, क्लियर। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, क्लियर। तो देखिए ये कब साइन की गई थी, मार्च 1973 को, क्लियर, मार्च 3 1973 को, कहाँ पे, वाशिंगटन में, मार्च 3 1973 कहाँ पे, वाशिंगटन में। देयरफॉर जो मार्च 3 है ना, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, क्लियर। बट इन्फोर्स कब हुई थी, 1975 में, क्लियर। एंड इसका जो सेक्रेटरीट है साइट्स का, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, क्लियर। वेट ए सेकंड। अब इसका मेन एम क्या होता है यहाँ पे साइट्स का, अगर हम देखें तो मेन एम रहता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है किसकी, वाइल्ड लाइफ की या फिर प्लांट स्पीशीज की, तो वो इफेक्ट नहीं करनी चाहिए किनको, उनका सर्वाइवल, यानी कि उन प्लांट्स की या फिर वाइल्ड एनिमल्स की या फिर डिफरेंट एनिमल्स की। अगर ट्रेड के कारण उन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो ये क्या करेगी, ये इसको रोकेगी, क्लियर। या फिर बैन करेगी किसके, डिफरेंट आइटम्स पे जो कि उन एनिमल्स या फिर प्लांट्स से निकलते हैं, लाइक फूड हो गया या फिर क्लोथ्स हो गए, मेडिसिन हो गए, तो इन चीज़ों पे क्या करेगी, इन चीज़ों पे रुकावट डालेगी, कौन, साइट्स, क्लियर। इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, तो इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, क्लियर। एंड ये जो साइट्स है ना, ये लीगल बाइंडिंग होती है किन पे, स्टेट पार्टीज पे, क्लियर। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी मीटिंग्स की बात करें यहाँ पे, तो इसकी जो मीटिंग्स होती हैं या उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, CO की, क्लियर। तो C यहाँ पे कैपिटल, देन O P यहाँ पे कैपिटल, क्लियर। इसके पीछे वजह है, आगे जाकर आप देखेंगे COP, यानी कि तीनों वहाँ पे क्या, कैपिटल, क्लियर। बट यहाँ पे जो O है दैट इज स्मॉल, क्लियर। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, तो याद रखिएगा, क्लियर। इनकी जो मीटिंग होती है वो होती है ऑलमोस्ट एवरी 3 ईयर्स। लास्ट कॉन्फ्रेंस वो छोड़िए आप, बट आप याद क्या रखिए मैन की COP1 कब हुई थी एंड लेटेस्ट जो हुई है वो कब हुई है। COP1 स्विट्जरलैंड में हुई थी, COP18 जेनीवा में, एंड COP19 कहाँ पे होने वाली है, तो ये होने वाली है पनामा में, क्लियर। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अभी मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ पे जो मीटिंग होती है किन की, साइट्स की, तो इसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, COP, बट O क्या है यहाँ पे, O है स्मॉल। बट यहाँ पे देखिए ये जो COP यानी कि O क्या है यहाँ पे, कैपिटल, यानी कि तीनों यहाँ पे, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होती है ये होती है रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल चेंज या फिर क्लाइमेटिक चेंज। तो मेनली ये किसके रिलेटेड होती है, क्लाइमेटिक चेंज के रिलेटेड या फिर क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, क्लियर। तो ये जो COP है ना, ये है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, एंड ये जो COP है इट इज़ रिगार्डिंग यहाँ पे साइट्स। तो ये याद रहिएगा, दोनों को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एंड ये जो COP है ना, C कैपिटल, O कैपिटल, P कैपिटल, इसको पढ़ेंगे हम कहाँ पे, जब हम क्लाइमेट चेंज या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह देखेंगे, क्लियर। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे IUCN, अगेन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा था। नेक्स्ट है यहाँ पे UNCED, क्लियर, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, क्लियर। या फिर इसको क्या बोला जाता है, अर्थ समिट, क्लियर। तो अर्थ समिट
कब हुई थी? 1992 में पहली। कहाँ पे? रियो जेनरियो। कहाँ पे? ब्राज़ील में। अब इसने क्या प्रमोट किया था? इसने प्रमोट किया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड इसको साइन कितने नेशंस ने किया था? दे वायर 152। बट जो इसकी रिकमेंडेशन थी किसकी? अर्थ समिट, जो कि कहाँ पे हुई? रियो में। कब? 1992। कहाँ पे? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के रियो शहर में हुई। ये इफेक्ट आई कब? 1993 में। तो ये याद रखिएगा, दोनों डेट यहाँ पे याद रखिएगा कि अर्थ समिट कब हुई पहली बार, तो ये हुई 1992 में। क्लियर। बट इसकी जो रिकमेंडेशंस थी रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी, तो वो कब लागू हुई? तो वो हुई 1993 में। एंड इंडिया कब बना यहाँ पे सिग्नेटरी? तो वो बना था 1994 में। नेक्स्ट जो सेकंड वर्ल्ड समिट हुई, तो वो कब हुई? 2002 में। किसके ऊपर? ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर। कहाँ पे हुई? जोहान्सबर्ग या फिर साउथ अफ्रीका में। क्लियर। रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। एंड यहाँ पे अराउंड 190 कंट्रीज़ ने अटेंड किया वो वाली मीटिंग को या फिर वो वाली समिट को। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पे प्लेज ली कि हम रिड्यूस करेंगे करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो कि करंट रेट पे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। क्लियर। हम इसको रिड्यूस करेंगे बोथ ग्लोबली, रीजनली एंड लोकल लेवल पे। कब तक? बाई ईयर 2010। क्लियर। तो ये याद रखिएगा। तो अर्थ समिट कब? 1992 में। देन सेकंड वर्ल्ड यहाँ पे वर्ल्ड समिट कब हुई? तो वो हुई 2002 में। क्लियर। ये ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन एफर्ट्स। तो अभी हमने देखे इंटरनेशनल एफर्ट्स। क्लियर। लाइक साइट्स हो गया, यहाँ पे IUCN हो गया। देन यहाँ पे हमने देखे अर्थ समिट। क्लियर। या फिर वर्ल्ड समिट। बट अब हम देखेंगे इंडियन एफर्ट्स। तो इंडियन एफर्ट्स क्या क्या है? पहला है यहाँ पे देखिए इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्लियर। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है जो है, इट इज़ मेन एडवाइजरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। ये कॉन्स्टिट्यूट कब की गई थी? 1952 में, अंडर द नेम सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्लियर। तो लेटर इसका नाम रखा गया है IBWL। अब देखिए यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो होती है, इट इज़ अपेक्स बॉडी। क्लियर। जो कि प्रमोट करती है किसको? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्स। क्लियर। तो ये स्टैचूरी बॉडी है। कब बनी थी? तो ये बनी थी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्लियर। तो यही क्या अप्रूव करती है? यही अप्रूव करती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, किनके? जिसमें आते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। क्लियर। कहाँ पे? इन एंड अराउंड, यानी कि यही अप्रूव देती है कि क्या ये प्रोजेक्ट करना है कहाँ पे? इन एंड अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्लियर। तो ये क्या है? एडवाइजरी बोर्ड है। क्लियर। ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 2003 में। क्लियर। तो इसने किसको रिप्लेस किया? तो इट रिप्लेसड इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। कब? जो कि बना था 1942 में। तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बना था, ये थी मेन एडवाइजरी गवर्नमेंट की। बट इसको किसने रिप्लेस किया? तो इसको रिप्लेस किया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने। क्लियर। एंड यहाँ पे कुछ फंक्शन यहाँ पे हैं किसकी? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम इंडिया की बात करें तो नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम लाए गए डिफरेंट स्टेट्स द्वारा या फिर डिफरेंट यूनियन गवर्नमेंट्स द्वारा। क्लियर। ताकि क्या करें? जो वाइल्ड लाइफ है ना, इसको क्या करें? इसकी कंजर्वेशन करें। तो यहाँ पे कुछ एक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। क्लियर। इसकी अमेंडमेंट कब हुई? देन 1988 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसी के तहत इसी के तहत इको सेंसिटिव जोन्स को डिफाइन किया गया। वो क्या होते हैं आगे हम देखेंगे। क्लियर। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो कि इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2004 में फिर। क्लियर। तो देन नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो कब लाई गई? 2006 में। क्लियर। तो ये हैं इंडियन एफर्ट्स, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है किसके रिगार्डिंग? बायोडाइवर्सिटी या फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग। क्लियर। देन है यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कब बनी? 2003 में। कहाँ पे? चेन्नई। क्लियर। तो ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं। क्लियर। इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं ये होते हैं फ्रेजाइल एरिया, या फिर अगर कोई नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर उसके अराउंड यहाँ पे बफर जोन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। तो होगा क्या? अगर बफर जोन नहीं है तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन
या फिर मैन का इम्पैक्ट जो होगा वो डायरेक्टली होगा किस पे, नेशनल पार्क पे या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। क्लियर, इसीलिए यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन्स को डिफाइन किया गया है। क्लियर, इको सेंसिटिव जोन्स को। अब यहाँ पे मेन एम क्या रहता है किनका, इको सेंसिटिव जोन्स का, इनका रहता है कि रेगुलेट सर्टन एक्टिविटीज़ कहाँ पे, अराउंड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्लियर, ताकि इनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। अब देखिए यहाँ पे परमिटेड एक्टिविटीज़ क्या रहती है, देखिए यहाँ पे ऑन गोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये चीज़ें यहाँ पे अलाउ की जाती है कहाँ पे, इको सेंसिटिव जोन्स में। एंड ये क्या करते हैं मेनली, किनको प्रोटेक्ट, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। क्लियर, अब देखते हैं यहाँ पे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑन ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स-C2 कंजर्वेशन। क्लियर, तो एक्स-C2 की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन, देन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। क्लियर, तो एक्स-C2 में हमने देखा था, तो ये यहाँ पे एक तो फॉरेस्ट की बात कर रहा है तो ये नहीं आएगा। देखिए हिमालयन रीजन की बात कर रहा है तो ये भी नहीं आएगा। तो हॉटस्पॉट एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में हमें देखना है। बट जो हॉटस्पॉट हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं इन C2। देयरफॉर जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये है एक्स-C2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर वायर बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वायर नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड। तो बायोस्फीयर का वो रीजन जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी, तो उस जोन को क्या हम बोलते हैं, उस जोन को हम बोलते हैं कोर जोन। क्लियर, तो कोर जोन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन। तो रेड लिस्ट किसके लिए मेनली बनाई जाती है, जो थ्रेटन्ड स्पीशीज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंपॉर्टेंट काज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या होना, एक्सटिंक्शन। जो हमने पहले ही देखा था कि मेन लॉस जो बायोडाइवर्सिटी में होता है दैट इज एक्सटिंक्शन। क्लियर, तो मेन रीजन इसके पीछे क्या होता है, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट या फिर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इन विच आर द फॉलोइंग पेयर बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। इन-सीटू कंजर्वेशन सीड बैंक, एक्स-C2 कंजर्वेशन नेशनल पार्क, तो देखिए गलत। देन इन-सीटू कंजर्वेशन टिश्यू कल्चर गलत, एक्स-C2 सेक्रेड ग्रोव्स। देन ऑप्शन सी, इन-सीटू यहाँ पे नेशनल पार्क। क्लियर, तो इन-सीटू में नेशनल पार्क आता है। क्लियर, एक्स-C2 यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज इज वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर टू एज। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, इन-सीटू कंजर्वेशन बाय सेक्रेड ग्रोव्स, इन-सीटू क्रायो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन-सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवांस्ड एक्स-C2। तो क्रायो प्रिजर्वेशन हमने देखा था कहाँ पे, जीन बैंक्स में। क्लियर, तो ये क्या है, ये है एक्स-C2, तो एडवांस्ड एक्स-C2 कंजर्वेशन है। क्लियर, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स-C2 कंजर्वेशन इज। तो एक्स-C2 कंजर्वेशन की एग्जाम्पल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक, सैक्रेड ग्रोव। तो यहाँ पे सीड बैंक जो है इट इज एक्स-C2 कंजर्वेशन, जो बाकी हैं यहाँ पे दे आर इन-C2 कंजर्वेशन। नेक्स्ट 8th, स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर। क्लियर, तो इमीडिएट फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी इमीडिएटली इन द नियर फ्यूचर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। क्लियर, नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट। तो काफ़ी ईजी है, तो वो क्या होती है, दैट इज IUCN। नेक्स्ट, सेक्रेड ग्रोव्स आर स्पेशली यूजफुल इन। तो सेक्रेड ग्रोव्स मैंने आपको मेंशन किए हैं कि कोई फॉरेस्ट का पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ पे वो जो कम्युनिटी होती है वो उसको क्या मानती है, पार्क मानती है या फिर रिलीजियस मानती है। तो ये किसके लिए होते हैं, ये कंजर्व करते हैं किनको, रियर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़ को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मैंने आपको मेंशन किया था कि इंडिया में आपको 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलेंगे, तो उनमें क्या इंक्लूड था, वेस्टर्न घाट्स वहाँ पे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ 3 थिंग्स, स्पीशीज रिचनेस, एंडेमिज्म, एक्सेलरेटेड स्पीशीज लॉस। तो लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर, देन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वाज हेल्ड इन कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो वो हुई थी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। क्लियर, तो पहली जो हुई थी 1992 में अर्थ समिट, वो कहाँ पे हुई थी, ब्राज़ील, रियो में।
वाइबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय, क्लियर। तो इसको कौन प्रिजर्व करता है, तो इसको प्रिजर्व करते हैं जीन बैंक, क्लियर। जीन बैंक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, हर्बियम नहीं, जीन लाइब्रेरी नहीं, जीन पूल नहीं, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्लियर। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। pollution of air and water, hunting of flesh, destruction of habitats, all of these। तो destruction of habitats is the most important या फिर mainly responsible factor। Who can declare an area to be constituted as a national park according to Wildlife Act। तो mainly देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने आपको मेंशन किया था नेशनल पार्क, क्लियर, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इनको मेनली कौन डिफाइन करेगी, इनको स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, तो ये आपको याद रखना है। एंड अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं होता तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को टिक करते, क्लियर। विच आर द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज्ड इन क्रायो बैंक फॉर एक्स2 कंजर्वेशन। तो एक्स2 कंजर्वेशन जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, तो वो वहाँ पे मेनली क्या यूज़ होती है, वहाँ पे जो गैस मेनली यूज़ होती है दैट इज नाइट्रोजन गैस। The most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of। तो देखिए यहाँ पे most important strategy for conservation of biodiversity with traditional human life की बात कर रहा है, तो वो कहाँ पे होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि ये होते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए। द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन, कब हुआ था, वो हुआ था 2002 में। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंसर्निंग द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन। एक तो आपको IUCN दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ पे साइटिस दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन यहाँ पे IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड साइटिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज। तो अगर हम बात करें IUCN की, तो IUCN क्या है, वो है नेटवर्क किनका, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, क्लियर। तो पहला जो ऑप्शन है ना ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बोल रहा है ये है ऑर्गन किसका, यूनाइटेड नेशंस का। बट हमने बात की थी जो IUCN होता है इट इज़ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर। नेक्स्ट IUCN रन्स थाउजेंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। नेक्स्ट साइट्स इज लीगल बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। तो ये भी हमने देखा था कि जो साइट्स होती है ये होती है लीगल बाइंड इन पे डिफरेंट स्टेट्स पे, क्लियर। तो 2 and 3 कहाँ पे हमें मिलेगा, ऑप्शन बी में। ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। तो आई होप जो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 10 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है, क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे आने वाले लेक्चर्स में पोल्यूशन एंड यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।